गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे यहाँ लिपिड के ऑक्सीडेशन की, कि यहाँ पर जो लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है वो लिपिड का ऑक्सीडेशन 3 स्टेप के अंदर होता है। सबसे पहले वसा का अपघटन होता है, उसके बाद में जो ग्लिसरॉल होता है इस ग्लिसरॉल का पाइरूवेट में परिवर्तन होता है। पहले ग्लिसरॉल पाइरूवेट में चेंज होती है और इसका साथ में ऑक्सीडेशन होता है। तो ये दोनों स्टेप्स को हमने इससे पहले लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेप की। यहाँ वसा अम्लों का ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो वसा अम्ल होते हैं ये फैटी एसिड होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन 2 प्रकार से होता है। वसा अम्लों का ऑक्सीडेशन 2 प्रकार से होता है। एक एल्फा ऑक्सीडेशन और दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन। एल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ वसा अम्ल जो पाए जाते हैं इन वसा अम्लों का 2 प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर हम जो फर्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन की। एल्फा ऑक्सीडेशन को पीछे देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर पाया जाता है, जबकि एल्फा ऑक्सीडेशन केवल और केवल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट बात कर रहे हैं हम, इसको बी लेते हैं और इसको ए। बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो बीटा ऑक्सीडेशन है, इस बीटा ऑक्सीडेशन के जो परिपथ की खोज की थी, परिपथ की खोज कि ये चलता कैसे है, इसके परिपथ की खोज की थी एफ नूप ने। एफ नूप नाम से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीटा परिपथ की खोज की थी। यहाँ स्टूडेंट्स जो फैटी एसिड होते हैं, यहाँ जो फैटी एसिड होते हैं, ये फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है इस साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम, बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। फैटी एसिड्स साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इस इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब या तो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके साइटोप्लाज्म में आए, या फिर जो फैटी एसिड हैं वो कहाँ पहुंचे, इनर मेम्ब्रेन में पहुंचे बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स तो वहां से आएंगे नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड्स हैं ये फैटी एसिड्स वाहक के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। वाहक के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये वहां तक पहुंच जाते हैं। अब इनको वाहक तभी ले जाएगा तब ये फैटी एसिड कैसे होंगे, एक्टिवेट। एक्टिवेट फैटी एसिड हैं तो वाहक इनको लेके जाएगा। मतलब अगर बस आई, बस में वही तो बैठेंगे जिनको जाना है, सबको थोड़ी बैठा सकते हैं पकड़ के। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स वाहक के साथ में कहाँ पहुंच जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो ये वाहक के साथ में यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ जो पूरा के पूरा परिपथ है, यहाँ निम्न स्टेप्स होती हैं इसकी। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ कि यहाँ कौन कौन सी स्टेप होती है, किस किस प्रकार से यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि वसा अम्लों का सक्रियण। सबसे पहले वसा अम्लों का
सक्रियण। सबसे पहले वसा अम्ल सक्रिय होंगे, जब इनका सक्रियण हो जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे एवं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश। सक्रियण होने के बाद में इनका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश होता है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, यहाँ लेते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट इसका। सबसे पहले जो वसा अम्ल होते हैं, ये वसा अम्ल एटीपी से, एटीपी फैटी एसिड, यहां पर जो फैटी एसिड है ये एटीपी से क्या लेंगे, एनर्जी। एटीपी से एनर्जी लेकर के, क्योंकि एटीपी क्या जनरेट करेगी, एनर्जी, तो ये एटीपी से एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेकर के ये क्या करेंगे, कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ जो बन करके आएगा वो क्या आएगा, ये फैटी एसिड्स का कोएंजाइम ए के साथ में कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ता है, वाहक के साथ में। ये कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ेगा, वाहक के साथ में। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले फैटी एसिड लिया हमने, कोई भी फैटी एसिड ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ किससे शो कर रहे हैं इसको, आर से। आर CH2CH2 COOH, ये कोई फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड एटीपी से एनर्जी लेगा और एटीपी से एनर्जी लेकर के फिर किससे जुड़ेगा, यहाँ पर कोएंजाइम ए से। अब यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन जो हो रही है, एटीपी से एक्टिवेट होने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ जुड़ने के लिए, इससे जुड़ने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की। और ये एंजाइम कौन सा होता है, एसाइल थायोकाइनेज। यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है एसाइल थायोकाइनेज। इस एसाइल थायोकाइनेज की वजह से यहाँ पर एडीपी निकल जाएगी। एडीपी यहाँ पर क्यों, एटीपी से एडीपी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ ये कोएंजाइम ये इससे कैसे जुड़ेगा, तो देखिए R CH2 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम। अब यहाँ पर ये जो सामने बनकर के कॉम्प्लेक्स आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये फैटी एसिड का एसाइल कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो एसाइल कॉम्प्लेक्स बना है फैटी एसिड का, यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ एक प्रोटीन पाई जाती है और ये प्रोटीन किसका काम करती है, वाहक का। ये कॉम्प्लेक्स इस वाहक प्रोटीन कार्निटीन के साथ जुड़ेगा, यहाँ ये कार्निटीन के साथ जुड़ेगा। इस कार्निटीन के साथ में ये जुड़ जाएगा और इसके जुड़ने से अब यहाँ पर कार्निटीन यहाँ पर वाहक का कार्य कर रही है। वाहक से जुड़ने के बाद में ये जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की पहले आउटर और उसके बाद में ये इनर मेम्ब्रेन में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर अब इनर मेम्ब्रेन में प्रवेश हो गया। यहाँ तक की क्रिया जो हो रही है ये कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। जो क्रिया हुई थी वो कहाँ हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। अब क्या होगा, यहाँ पर कोएंजाइम ए की हेल्प से फैटी एसिड कहाँ पहुंच गए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पहुंचने के बाद में अब यहाँ आगे का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर आगे का ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ आगे का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डिहाइड्रोजनेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन।
और ये डिहाइड्रोजनेशन कहां से होगा, यहाँ जो अल्फा और बीटा कार्बन है, ये अल्फा बीटा कार्बन हाइड्रोजन को त्यागते हैं, और त्यागना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन है तो हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन जाएगा यहां से, पर वो जाएगा कहां से, किस जगह से, तो स्टूडेंट्स वो जाता है अल्फा और बीटा कार्बन से। अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी तो यहां पर अल्फा बीटा कार्बन असंतृप्तता आ जाएगी। असंतृप्तता आ जाती है। अल्फा बीटा कार्बन असंतृप्तता आएगी। देखिए CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम ए। अब यहां पर जो डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है वो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में होती है। एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में होती है। यहां से देखेंगे इस ग्रुप के जस्ट बगल में कौन सा उपस्थित है, अल्फा, और इसकी बगल से यहां पर बीटा, तो ये अल्फा और ये बीटा। ग्रुप को छोड़ करके देख रहे हैं क्योंकि जब हम ग्रुप में देखते हैं तो इसको अल्फा कार्बन लेके चलते हैं। केमिस्ट्री में जब हम काउंटिंग करते हैं तो इसको अल्फा कार्बन लेके चलते हैं। तो यहाँ ये ग्रुप छोड़ा है हमने, इसको ग्रुप को छोड़ करके अब ये अल्फा और ये बीटा कार्बन हो गया, नहीं होगा। आगे सीरीज कितनी बड़ी है नहीं पता, लेकिन यहाँ जो हाल फिलहाल प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये अल्फा और ये बीटा हो रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन लॉस होगी और यहाँ से हाइड्रोजन लॉस होगी। तो जब दोनों जगह से हाइड्रोजन लॉस होती है तो स्टूडेंट्स आर, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम ए। तो हो गई बैलेंस ही कंप्लीट। तो यहाँ अल्फा बीटा असंतृप्तता आ जाएगी और यहाँ ट्रांस अल्फा बीटा असंतृप्त फैटी एसिड्स, ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए, इसको बोलते हैं एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ये सामने जो बना है वो ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए बना है। अब यहाँ पर जब इस असंतृप्त बसीय एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है तो अब यहाँ आगे क्या होगा, थर्ड स्टेप में। तो यहाँ स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि NADPH2 का निर्माण होता है और ये बीटा कीटो एसाइल थायोलेज की एंजाइम की उपस्थिति में होता है। बीटा कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ सेकेंड स्टेप के अंदर होता क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड से यहाँ जल का योग होगा। जल का योग होगा तो जल के योग में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा। कोएंजाइम ए। तो देखिए R यहां जुड़ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर जुड़ रहा है तो यहां से क्या निकलेगा, और ये जो जल था यहां पर आ जाएगा। तो यहां
अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो किसकी उपस्थिति में रही है, यहाँ पूरी सॉरी ये होती है, हाँ सॉरी एनॉल हाइड्रोलेज की उपस्थिति में होती है पूरी की रिएक्शन, ये एनॉल हाइड्रोलेज, यहाँ पर एनॉल हाइड्रोलेज होता है, एनॉल हाइड्रोलेज की उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन, एनॉल हाइड्रोलेज की उपस्थिति में होती है। और यहाँ पर एल्फा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है, एल्फा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब यहाँ फोर्थ स्टेप के अंदर जो एल्फा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बना है, एल्फा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम जो ए बना है, अब ये एल्फा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए यहां पर क्या होगा, अब बीटा कीटो एसाइल बीटा कीटो एसाइल थायोलेज की उपस्थिति में, अब यहां इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो यहां क्या होगा कि जो बीटा कार्बन है, यहां जो बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन से यहां हाइड्रोजन अलग होगा। तो ये अल्फा और ये बीटा, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग होगा। ये हाइड्रोजन यहां से अलग होगा, तो ये यहां किसकी उपस्थिति में होती है, बीटा कीटो एसाइल थायोलेज की उपस्थिति में होता है। तो यहां जो बनेगा वो बनेगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन किस प्रकार से अलग होगा, R CH2 C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम, एक तो ये है और दूसरा ये है, यहां से आसानी से होगा या यहां से, तो स्टूडेंट्स ये यहां से होगा, डबल बॉन्ड O। अब इसकी संतृप्तता क्या हो गई, बैलेंस ही कंप्लीट। तो यहां जो बीटा कार्बन के दोनों कार्बन थे, सॉरी दोनों हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन दोनों ही लॉस्ट हो जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे। अब हमारे सामने जो बनकर के आया है वो है बीटा कीटो फैटी एसाइड, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। यहां हमारे बनकर के बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रेडी हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, जो बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम चरण होता है, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, 5 स्टेप्स के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो यहां अब अंतिम चरण के अंदर क्या होगा, अंतिम चरण में यहां पर बीटा कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम होगा, और इस बीटा कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में इस बीटा कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां क्या होगा, देखिए इधर लेके आते हैं इसको, R C डबल बॉन्ड O CH2। अब यहां स्टूडेंट्स 2 कार्बन कम होते हैं, यहां पर 2 कार्बन कम होते हैं, जो यहां पर कोएंजाइम ग्रुप है, ये कोएंजाइम ग्रुप है, ये कोएंजाइम ग्रुप इस एंजाइम के कारण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जहां से जब ये ग्रुप अलग होगा तो देखिए यहां एक तो बनता है कोएंजाइम ए, और इसको देख करके क्या लग रहा है हमको, कहां से, यहां से ब्रेक हुआ है,
दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो यहां से ये ब्रेक हो गया। अब यहां जो शेष बचा है तो ये क्या है, ये इस प्रकार से RC⋯O। अब वापस से जो कोएंजाइम ए है वो यहां भी उपस्थित होगा। तो यहां पर इसको इधर ही लिखते हैं, RC⋯O कोएंजाइम ए। जो यहाँ पर बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए था वो यहाँ टूट गया। अब कौन कौन से पार्ट में टूटा है? तो एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर जो दूसरा एटम बना है इसके यहाँ से टूटने के बाद में, तो ये दूसरा एटम कौन सा बना है? तो ये बना है बसा एसाइटाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर दो एटम यहाँ बन के रेडी हो जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ अब कैसे होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम बीजांकुरण की। अगर बीजांकुरण हो रहा है, ये क्रिया कब हो रही है? बीजांकुरण के समय। तो यहां पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का ग्लाइकोएक्सिलेट चक्र होता है। साइकिल में उपापचय हो जाएगा इसका। इस ग्लाइकोक्सिलेट जो साइकिल होगी बीज के अंदर, उसमें इसका उपापचय हो जाएगा। अगर ये क्रिया बीजांकुरण में नहीं हो रही है तो यहां पर क्या होगा? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, यहां पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, यहां बार बार चक्र चलेगा और बार बार चक्र में ये चक्र बार बार चलता है, बार बार चक्र चलता है और बार बार चक्र में ये एसिटाइल कोएंजाइम ये जो बन रहा है, ये TCA साइकिल के द्वारा इसका स्थिरीकरण हो जाएगा। यहाँ जो TCA चक्र चलता है, इस TCA चक्र के द्वारा इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ दो कार्बन की कमी एट लास्ट, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम एक जब यहाँ निर्मित हो रहा है, सॉरी फैटी एसिड्स यहाँ जब बनते हैं तो यहाँ दो कार्बन की कमी वाले निर्मित होते हैं। यहाँ फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए का TCA साइकिल के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अगर यहाँ पर बीजांकुरण की प्रोसेस है तो इस बीजांकुरण में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए तो यूज में आ गया, हमारे पास फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बचते हैं, जो कैसे होते हैं? दो कार्बन कम वाले होते हैं। इसको एक साइकिल एक रेखीय रूप में अगर इसका निरूपण करें तो